बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि हम इस वीक स्टूडेंट के बारे में आपको अपडेट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया या होम ऑफिस की जो पॉलिसी है या डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक जो लोग टीयर 2 जो टीयर 4 स्टूडेंट जनरल के लिए अप्लाई करेंगे, या जो लोग सितंबर अक्टूबर 2022 के सेशन में या इनटेक में एडमिशन लेंगे, उनके लिए इस पॉलिसी में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई गई है। नंबर एक तो ये है कि जो लोग इस साल जो कि नया सेशन आ रहा है सितंबर अक्टूबर का, इस सेशन में इनटेक्स में एडमिशन लेंगे और वो अपना ग्रेजुएशन 3 साल की डिग्री या फिर मास्टर या कोई 1 ईयर्स का मास्टर या PhD, अगर वो यूके से सितंबर में स्टार्ट करके जब वो फिनिश करेंगे तो उनको फिर यहाँ पे 2 साल का PSW, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, वो 2 साल का 24 मंथ का उसको वीज़ा मिलेगा। ये पहले भी था, पहले IGS था, फिर पोस्ट स्टडी वर्क था, लेकिन 12 जुलाई को ये स्टॉप हो गया। लेकिन ये एक 8 साल के बाद अगेन वेरी पॉजिटिव जो स्टेप लिए गए हैं ब्रेग्जिट की वजह से, या गवर्नमेंट ने एक अपनी जो पॉलिसी थी उसको रिव्यू किया। बट जो स्टूडेंट के बारे में बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि लोग जो पढ़ने आ रहे हैं, अगर वो यहाँ स्टडी कर भी लें या वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर भी लें, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होंगे। ये एक उस पॉलिसी का फर्स्ट स्टेप है मेरे लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द टीयर 4 स्टूडेंट जनरल्स के लिए जो लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। अब उनके लिए एक तो ये फ़ायदा होगा कि उनको स्टडी करने के बाद यहाँ पे 24 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अब उन 24 मंथ को देखा जाए तो वो एक ब्रिजिंग टाइम होगा, या आपका प्रोबेशन टाइम होगा, या आपके पास उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि आप इस टाइम के अंदर अंदर अगर चाहते हो तो इस कैटेगरी से आप किसी सेटलमेंट कैटेगरी में स्विच कर सकते हो। नेमली, या हम बात कर सकते हैं, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास 24 महीने का वीज़ा होगा, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है। अब फ़ायदा क्या होगा? पहले ये होता था कि आपने डिग्री फिनिश कर ली और डिग्री के बाद आपके पास सिर्फ 28 डेज़ या मैक्सिमम 3 मंथ का वीज़ा होता था। आपकी डिग्री फिनिश हुई है, आप जॉब अप्लाई करते हो, टाइम ख़त्म हो गया, आपको स्पॉन्सर लाइसेंस ढूंढना, एम्प्लॉय ढूंढना, वर्क ढूंढना, टाइम बड़ा शॉर्ट होता था, इंसान पैनिक होते थे, फिर लीव कंटिन्यू हो जाता था। अब ये हुआ है कि आपको ऑटोमेटिकली डिग्री फिनिश करने के बाद 2 साल का वेल टाइम मिल जाएगा कि आप उसके अंदर अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक जो लोकल अपनी जो भी फैक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन तमाम सेक्टर्स के अंदर या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई बिज़नेस है, वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पे एक्सप्लोर करें और साथ जॉब ढूंढें। अगर एम्प्लॉयर आपसे मुतमिन होता है तो आपको टीयर 2 का वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको वर्क करने की इजाज़त जहाँ पे है तो आप उस और भी ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न था। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले कि वो कौन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब ये एक बड़ा कंसर्न है कि प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म। अब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन होगा, और आइडियली जिस लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी वो लोग यहाँ पे आएँ जो बिल्कुल 100% सीरियस स्टूडेंट्स हों, और उनका जो मोटिव हो कि हमने 2 साल में 3 साल में अपनी डिग्री फिनिश करनी है और हमने अपना कैरियर यहाँ पे बिल्डअप करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आइडियली हायर एजुकेशन में आना चाहिए, या कि डिग्री लेवल की हो जो ग्रेजुएशन है, या फिर कम से कम पोस्ट स्टडी हो, जैसे MBA हुआ या मास्टर हुआ, तो कोई भी कोर्स जो कि मास्टर लेवल का हो। वो अगर प्रोफेशनल लॉ में हैं, मेडिसिन में हैं, या किसी फील्ड में भी ऑफ कोर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्यों कह रहा हूँ? नंबर 1 तो ये है कि जब आप डिग्री लेवल पे आओगे तो आपको एडमिशन के वीज़े के चांसेस गुड हैं। नंबर 2 ये है कि आप सीरियस हो के आप पढ़ना चाह रहे हैं। थर्ड ये है कि आपके पास फिर वेरी स्मॉल टाइम ऑफ फ्रेम में आप जल्दी एडजस्टमेंट में चले जाएंगे। ये नहीं कि आप पहले 3 साल अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, तो 6 साल के बाद आप 6 साल फीसें पे करोगे, तो तब जाके आपने सेटल होना है। सीधी सी बात है, अपने मास्टर किया यहाँ से MBA कर रहे हो, अपने ग्रेजुएशन किया यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर इमीडिएटली आप सेट कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होगी। ऑफ कोर्स जितनी भी अब इमिग्रेशन की कैटेगरीज हैं यूके के अंदर, ये सारी की सारी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अब क्या होगा कि आप, क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा है ये टियर 4 जनरल में आता है, इसके लिए वो कहते हैं कि 40 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले 50 पॉइंट्स होने चाहिए, तो 30 पॉइंट्स आपके आते हैं कि आपका कैश लेटर है। अब कैश लेटर आपको यूनिवर्सिटी तब इशू करेगी जब आपके वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपका जो आइल्स या इंग्लिश का जो प्रोफिशेंसी होगा वो सर्टिफिकेट होगा। तो आपने पहले डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, आपको कंसेप्ट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। आप फीस पे करोगे तो आपको कैश लेटर मिल जाएगा। अब कैश लेटर आपके पास होगा तो आप उसकी एप्लीकेशन करोगे इमिग्रेशन के अंदर, अब आपको वीज़ा मिलेगा। इनके लिए जो मेनली है वो ये कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका इंग्लिश का प्रूफ कि आपके पास अच्छी इंग्लिश है, और थर्ड आपके पास जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फंड्स हैं। फंड्स की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आपके पास कम अज़ कम 1 साल का मेंटेनेंस फंड्स होना चाहिए, और आपने कम अज़ कम 1 साल की यूनिवर्सिटी की जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी 1 साल की फर्स्ट की फुल फ़ी पे करनी है। और जो फंड्स हैं वो 28 डेज़ की आपको मेंटेनेंस शो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसमें CV आ जाएगी या आपका एक लेटर आ जाएगा, ये एक एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में है तो आपके कैश के नंबर होंगे, आपके फंड्स के होंगे, तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, टिक होंगी। लेकिन मेनली 3 चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन, आइल्स एंड फंड्स, अगर 3 चीज़ें हैं तो आप इज़ अ गुड चांस कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे अंदाज़ा है कि आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर कॉल ड्रॉप हो रही तो नेक्स्ट कॉल प्लीज़। जी फरमाइए। हाँ जी जी भैया, मेरा ना 2 क्वेश्चन थे। प्लीज। तो मेरे ना मम्मी डैडी का वीजा इंडिया से अप्लाई किया था, राइट। तो वो 6 मंथ का लगा था। वो लॉकडाउन होने के वजह से वो इंडिया में ही फंसे हुए हैं। तो अभी वो मेरे को क्या करना है, राइट। क्योंकि वो 2 मंथ का वीजा रह गया। तो 2 मंथ के बाद हमारा लॉकडाउन तो खुलेगा नहीं इंडिया से, तो वीजा ठीक। तो ये तो जी। दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरा कजन था, वो जर्मन में रहता था। वो अपनी वाइफ के साथ इधर को आ जाते थे, यहाँ से हॉलीडे आते थे जाते थे ना। तो क्योंकि उसके पास तो जर्मनी नेशनैलिटी थी, उसके बच्चों के पास भी जर्मनी नेशनैलिटी थी। राइट। अभी वो यहाँ वो खुद जर्मन से यहाँ मूव हो गया। उसके बच्चे और उसकी वाइफ इंडिया में रहते हैं। वो इंडिया से हॉलीडे के लिए यहाँ आने के लिए, बच्चों के पास भी जर्मनी नेशनैलिटी है, तो उसको इंडिया से अभी वाइफ को वीजा कौन सा अप्लाई करके यहाँ पर हॉलीडे के लिए आना पड़ेगा? कैसा क्या क्या प्रोसीजर है इसके बारे में क्या होता है? ठीक ठीक ठीक। जो पहला सवाल आपका था कि आपके मम्मी डैडी ने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आए, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रीज़न ये है कि अगर वो यहाँ पे होते और वो लॉकडाउन की वजह से यहाँ से वापस ना जा सकते, तो उनके लिए एक प्रोसीजर बनाया था या डायरेक्शन थी कि अगर आपका वीज़ा 31 मई जुलाई तक भी हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, या वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए तब भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन अब उनको वीज़ा मिला, वो यहाँ पे आए ही नहीं, तो फिर तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वीज़ा ख़त्म हो जाए उनका जो 6 माह का मिला था, और फिर उसके बाद आप सीट बुक कराओ कि हम जाना चाहते हैं, कोविड की वजह से हम नहीं जा सके। तो ये अनफॉर्चुनेटली रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए अगर तो वीज़ा होते हुए हालात बेहतर हो गए और वो यूके में आ गए तो वेल एंड गुड। अगर ना हुआ तो फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उनको दोबारा एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, वो लिख दें कि लास्ट टाइम मैं नहीं जा सके, हमने जेन्युइनली विजिट करने जाना है फैमिली को, हम दोबारा अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वीज़ा एक्सपायर होने तक हालात बेहतर ना हुए या वो सैर ना कर सके तो उनको दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब सेकंड सवाल आपने काफ़ी घुमा के बात की, शायद मुझे समझ नहीं आ सकी, लेकिन जो मोटी मोटी समझाऊँ वो ये कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो जर्मन है, यूके में रह रहे हैं, उनके कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स या फैमिली कुछ इंडिया में रह रही है। अब उसमें 2 सवाल आते हैं। अगर तो जो इंडिया में रह रहे हैं उनके पास जर्मन डिपेंडेंसी वीज़ा या जर्मन नेशनलिटी है तो फिर तो उनको इशू कोई नहीं, वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपके जो कज़न्स हैं वो जर्मन नेशनल हैं, अब वो यूके में मूव हो गए हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन नेशनल हैं, उनको विज़िट करने आना चाह रहे हैं, तो फिर अगेन वो सेम प्रोसीजर है जो ब्रिटिश के स्पॉन्सर के तौर पे अप्लाई करना पड़ेगा, सेम ही जर्मन के भी होगा।
दो चीज़ें होती हैं, इधर यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा फ्रॉम द नेटिव कंट्री और फ्रॉम द नेशनल कंट्री। अब जो जर्मन नेशनल हैं, या तो वो वहाँ से उनको स्पॉन्सर करते थे तो वहाँ मिलने आते थे, अब वो यूके में आ गए हैं तो यहाँ पे भी उनके पास राइट है कि वो स्पॉन्सर लेटर भेजें अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, और उनके पेरेंट्स एप्लीकेशन करें कि हमने यूके में अपने जर्मन नेशनल जो कि यूके में रह रहे हैं मेरे बच्चा या बेटी, उनको मिलने जाना है, तो सेम एप्लीकेशन होगी और वो यहाँ पे आके उनको विजिट करके जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी। जी फरमाइए जी। हाँ जी, मैं वकील साहब से बात करनी है। आप भाई लाइव हैं, सवाल पूछें क्या आपका जी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है, मैं मम्मी डैडी इंडिया से ऐसे ही, राइट। उनका मैं परमानेंट इधर लगाया हुआ था केस, जो अभी अपर ट्राइब्यूनल से हमारा आया हुआ है लेटर, अपर ट्राइब्यूनल ने जज कर दिया ना। ठीक, वेरी गुड, मुबारक हो। हाँ जी, तो होम ऑफिस का भी कोई इसमें कोई होगा ये एक्शन, कोई यहाँ कोई लेंगे दोबारा, वो होम ऑफिस भी ले जाएंगे? ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने अपील की, रिफ्यूज़ हो गया, अपने कोर्ट में गए, फिर वहाँ जो भी डिसीजन आया अपर ट्राइब्यूनल में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब दो सवाल हैं, क्या आपकी एप्लीकेशन अपर ट्राइब्यूनल में परमिशन टू अपील अलाउ हुई है या आपकी अपर ट्राइब्यूनल से अपील अलाउ हुई है? अगर तो आपकी परमिशन अलाउ हुई है तो अब एक हेयरिंग होगी और हेयरिंग में डिसाइड होगा कि उनको क्या वीज़ा ग्रांट करना है। लेकिन अगर आपकी अपर ट्राइब्यूनल में अपील अलाउ हो गई है तो फिर आप वेट करें। ऑफ कोर्स जैसे आपने अपर ट्राइब्यूनल में गए थे, ऐसे होम ऑफिस के पास राइट है कि इस डिसीजन को चैलेंज करें। अगर वो 14 डेज़ के अंदर नहीं करते तो फिर मोस्ट लाइकली उन्होंने डिसाइड करें कि आपको वीज़ा दिया जाए आपके पेरेंट्स को, तो वो आपको या आपके वकील को लेटर लिख देंगे और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अब ये दो चीज़ें हैं, क्या परमिशन अलाउ हुई है या अपील अलाउ हुई है। अगर अपील अलाउ हुई है तो आप वेट करें, अगर परमिशन अलाउ हुई है तो फिर वो आपको लाजमी तौर पे कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। करें? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप लाइव हैं, पूछें सवाल। हेलो जी फरमाइए मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। Basically I have two questions, but I will tell you first the scenario. Yeah, please. My sister arrived in the UK 2 weeks ago on EU settlement scheme route, family permit, राइट। sponsored by her Italian national husband, who is in the UK, Right. exercising his treaty right. राइट। But the issue is that they are not living together, and her husband is not willing to keep her basically with her. So they have one little baby of 1 year child, and she is born in Pakistan. So she is currently with the mom. So I have two questions that either is my sister eligible to apply for EU 5-year pre-settled status, and as the child is born in Pakistan, but her dad got Italian nationality. So is she eligible to apply What for is Italian what is the passport? child nationality, by the way? Pakistani at the moment. Okay. Madam, thanks for your call. The first of all, you need to find out the reason is because she made the application to come in the UK as a dependent of the European national. So I think your brother-in-law, he's a European national. Your sister is a Pakistani national, but she came in the UK as a visa as a dependent of the European national. Because there's a two-way. Either is the parent partner or the child. If the one of is a British European national, then your sister can make the application as a dependent of the parents, as a parents or as a partner, she can apply. But unfortunately, if neither your sister nor the child have any nationality apart from Pakistani, then it would be hard for her to make applications. But again, we always suggest and encourage all the people, you need to be just review your circumstances. It's better if you can live as a unit of the family, apply together. That's much appreciated. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं गुल साहब से बात करना चाहती हूँ। मैडम आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या जी, बोले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। हाँ जी गुल भाई, आपसे मैंने बात करनी थी अपने बेटे की। प्लीज। फर्स्ट ट्राइब्यूनल अपना फर्स्ट ईयर में पहले आपने कहा था कि उसका वेट करो, वेट किया तो वो रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में फिर परमिशन टू अपील, वो भी रिजेक्ट हो गई। अपर ट्राइब्यूनल में अब मेरे बेटे को ना इजाजत मिल गई है परमिशन टू अपील, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बीवी है जो 5 ब्लाइंड है, 4 बच्चे ब्रिटिश है और उसको 18 मंथ की हुई थी इंडेफिनिट, वो किया हुआ है। जी। तो अब सवाल क्या आपका क्वेश्चन है जी? अब आपका सवाल क्या है मैडम?
हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिए, ये सब हो, हमें नहीं पता कि परमिशन टू अपील कब तक हियरिंग होती है नहीं होती, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। चलो आपकी कॉल का शुक्रिया, pending है। थैंक यू, आप हमें कॉल करती हैं। मैं फिर आपको हमारी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी, फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि वेट करें। अब एक प्रोसीजर में आप काम कर रही हैं। प्रोसीजर ये था कि आपने कोर्ट में गए, एक्सेप्ट हुआ या रिफ्यूज़ हुआ, फिर फर्दर गए, फिर एक्सेप्ट हुआ, रिफ्यूज़ हुआ। अब एक जो प्रोसीजर है उसको आप और आपके वकील साहब जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अगेन ये लोग क्या कहते हैं, ये आपको क्या शक है, या आपको क्या डर है, या न्यूज़ क्या कहती है, इस पे बहुत ना करें। अब आपके इख्तियार में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप वेट करें और जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करें। अब आपको परमिशन मिल गई है, अब हियरिंग होगी, अगर राइट्स होते हैं या नहीं होते जी। आपने जो आपका जो केस बड़ा सिंपल सा है कि अनफॉर्चुनेटली उससे मिस्टेक हो गई है, उसको प्रिजन या उसको सज़ा मिलनी थी, मिल गई। अब उसके बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है, तो प्लीज़ इसको आप बेसिकली बेगिंग कर रहे हैं कि यार प्लीज़ इसको दो के अंडर द इमिग्रेशन रूल्स ये क्वालिफाइड नहीं करता, लेकिन ड्यू टू हिज पर्सनल सर्कमस्टांसेस उसके केस को कंसिडर किया जाए और उसके जो डिपोर्टेशन ऑर्डर है उसको कैंसिल किया जाए। ये बातें अपने कोर्ट में जा करनी है, जो आपके वकील साहब आपको गाइड करते रहेंगे। बट मेरी यह एडवाइस होती है हमेशा कि प्लीज़ जो वकील आपका केस कर रहा है वो इज़ इन बेटर पोजीशन विद प्रॉपर एडवाइस। बट स्टिल मेरी ये आपको सजेशन होगी कि आप वेट करें, जो भी डायरेक्शंस आएंगी कोर्ट की उसको फॉलो करें, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके वकील साहब मांग रहे हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट पैदा हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ, मेरी वाइफ मॉरिशस से है। हम दोनों का वीज़ा जो है 1 जुलाई 2020 को ख़त्म हो रहा है, 3-4 दिन बाद, कल ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। ठीक। हमने 1.5 महीने पहले एप्लीकेशन डाली, उसका ILR एलिजिबल है, एंड मैंने एक्सटेंशन भी डाली थी। अभी तक कोई होम ऑफिस का रिप्लाई नहीं आया बायोमेट्रिक रिगार्डिंग। क्या रीज़न हो सकता है सर? आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी? हाँ जी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है? जी जी जी। ओके, डोंट वरी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उन्होंने फीस चार्ज कर ली। अब क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन जा रही हैं लेकिन बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो रही। अभी स्टार्ट हो गई हैं लेकिन उनकी ज़्यादा पहले कंसिडर करें। जिन्होंने पहले बुक करवाई थी उनकी कैंसिल हो गई ड्यू टू कोविड-19, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता न्यू के भी सबमिट हो रही हैं। तो आप वरी नहीं करें, आपकी एप्लीकेशन इन टाइम हो गई है। अगर प्रायर टू एक्सपायर योर लीव यू मेड द एप्लीकेशन, देन यू आर 3Cs लाइव एंड यू आर लीगल इन द कंट्री अनटिल यू डिसाइड योर एप्लीकेशंस। तो अब वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, फरमाइए। क्वेश्चन था जी पूछना। बड़ा औखा जिहा साल है भाई जी, की दसो सवाल की अपना जी। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 8 ਸਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਲੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। अगर वो प्राइमरी स्कूल जरा या सैकेंडरी स्कूल च आ रहे होन या कोई बोर्डिंग स्कूल च आ रहे होन, तो दैन चाइल्ड वास्ते ऑप्शन होंगी कि चिल्ड्रन स्टूडेंट अप्लाई किया जा सकता, वीज़ा अप्लाई किया जा सकता। लेकिन 8 साल के बच्चे नूं ओहदा मतलब फादर इन लॉ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ग्रैंडफादर लैके आना चाह रहे या नाना लैके आना चाह रहे, इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अनटोनलेस कोई खास रीज़न होवे क्यों लैके आ रहा है, वो माँ बाप क्यों नहीं उन्होंने डील कर रहे, वो क्यों नहीं हैंडल कर रहे, या कोई और रीज़न कोई खास होवे, तो मेरे ख्याल च आइडियल बेहतर होएगा कि तुसी किसी वकील नूं जाके मिलो, कोई डॉक्यूमेंट्स है तुहाडे कोल ले जाके दिखाओ कि जी आ रीज़न है, इस वजह तुसीं चाह रहे हैं, तो माइट बी वी कैन दे कैन फाइंड सम सोल्यूशन। लेकिन अगर मैंने पूछो एडवाइस, अनफॉर्चुनेटली आई विल से आई गिव अप फॉर दिस एडवाइस। थैंक्स फॉर योर कॉल। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो
हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे पास इमिग्रेशन के हवाले से 2 सवाल हैं। प्लीज। मेरी सिस्टर पाकिस्तान से आई हुई है और उनका वीजा एक्सपायर हो गया था 16 जून को, ठीक, जो कि उनको 31 जुलाई तक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल चुकी बिल्कुल है। ठीक ठीक है। जी। अब पाकिस्तान में इन्होंने एमिरेट्स से फ्लाई किया था और पाकिस्तान एमिरेट्स की फ्लाइट कभी नहीं जा रही है। अब उस सिलसिले में क्या वो अप्लाई कर सकती हैं यहाँ से ओके, नई सेकंड 6 सेकंड मंथ सवाल वीजा क्या के आपका लिए जी? या 2 ईयर्स वीजा के लिए? सेकंड सवाल क्या आपका जी? अच्छा, सेकंड सवाल ये है कि क्या ये वीजा किसी और वीजे में ट्रांसफर हो सकता है? क्या जैसे जी? कि कोई स्टूडेंट किसी और वीजा कैटेगरी में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे स्टूडेंट नहीं, कैटेगरी है। थैंक यू। आपके सेकंड सवाल का आंसर ये है कि नो। द रीज़न ये है कि जो लोग यहाँ पे विजिटर आए हुए हैं और ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते अपने होम कंट्री, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी या हिदायत दी है कि आप अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाए वो तब भी 31 जुलाई तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल ये गुड रीज़न नहीं होगा या आर्गूमेंट्स नहीं होगा कि हमने एमिरेट्स बुक करवाया था वो फ़्लाइटें नहीं मिल रही या कैंसिल हो गई हैं, तो आप जौन सी भी अवेलेबल फ़्लाइट मिलती है वो आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो आपको पूरी एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि आप 31 से पहले यहाँ से लीव कर दें। अगर 31 तक आप रहते हो तो वो इलीगल कंसिडर नहीं होंगे, और अगर उसके बाद भी यहाँ स्टे करते हो तो फिर जो टाइम वो गुजरेगा उसको फिर ओवर स्टे कंसिडर किया जाएगा। और जो सेकंड सवाल था कि स्विच कर सकते हैं, नहीं, विजिटर के लिए कोई जो ऑप्शन हैं बड़ी लिमिटेड होती हैं, इसलिए मैं शायद समझूंगा कि जनरली वो स्टेट वे किसी और कैटेगरी में विद इन कंट्री स्विच नहीं कर सकते। अब थर्ड सवाल था कि क्या यहाँ से वो अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं विजिटर वीज़ा। ये देखा जा सकता है कि अगर 31 तक यूके में या पाकिस्तान में हालात को ऐसे ना हों, फ्लाइट ना मिलती हो, तो मैं फिर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीज़ा एक्सपायर होने से 2-3 दिन पहले लाजमी तौर पे विजिटर वीज़े की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल देना, और ताकि आप यहाँ पे इलीगल या ओवरस्टे यहाँ पे कंसिडर ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए मैडम। वालेकुम सलाम। ओके सर, मेरा क्वेश्चन मैं अपने बेटे लिए पूछना है। मेरी और मेरे हस्बैंड की फ्रेंच सिटीजन ना। ठीक। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, 13 ਈਅਰ 올ਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਹੋਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। कंट्रोल ये चेक करें, आवाज़ बड़ी कम आ रही प्लीज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। गुल साहब, मेरा एक सवाल था प्लीज। मैंने ILR अप्लाई की थी, रेफ्यूजी स्टेटस, ठीक, जो मुझे ग्रांट हो गई, मुझे मिल गई है, राइट। और अब सवाल मेरा ये है कि अब 1 साल तक तो मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता,
और जो मेरे पास पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट था जो मुझे 5 साल के लिए इन्होंने होम ऑफिस से मिला हुआ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो मैंने वापस भेज दिया है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो था वो मेरा एक्सपायर हो गया और वो जो है ये लोग अब रिन्यूअल नहीं कर रहे। मैं गया था तो कह रहे जी वो पाकिस्तान से इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो अब मेरे पास जो है इस 1 साल जो मेरे पास है इसमें ट्रेवल करने के लिए क्या ऑप्शन है? क्या मैं ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट दोबारा होम ऑफिस में अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, बिल्कुल, क्योंकि रेफ्यूजी स्टेटस के 5 साल पूरे करते हुए आपको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिल जाता है, लेकिन नेशनलिटी की कंडीशन ये है कि आप यूके में 10 साल कभी भी ओवरस्टे या इलीगल ना रहे हों। अब आपका सवाल आता है कि आपने ट्रैवल करना है, आपके पास नेशनलिटी नहीं है और पासपोर्ट नहीं बन रहा। ऑफ कोर्स अगर आपके पास सेटलमेंट वीज़ा है तो आप ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा, जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा होम ऑफिस वाले आपसे बड़े सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपके पास सेटलमेंट वीज़ा आ गया, आप अपनी नेशनलिटी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? अगर नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर रहे, अपना पासपोर्ट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? अगर पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर रहे तो आप कम से कम प्रूफ ला के दें कि आप एम्बेसी में अपने अप्लाई किया था और वो आपको इशू नहीं कर रहे। तो ये 2-3 चीज़ें टेक्निकल सी हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी। अगर वो तमाम चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगा दें तो फिर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा गुल भाई, मेरी एप्लीकेशन है 18 को जुलाई को मुझे जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा। तो प्लीज मुझे ये बताएं कि जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म में उसको क्या क्या चीजें मुझे लेके जाना चाहिए वहाँ पर, और क्या मुझे पिक्चर्स भी लेके जाना चाहिए या वहीं वो बायोमेट्रिक्स के वक्त पिक्चर लेते हैं? आप कौन सी जा रहे हैं आप लोग? मैं Tier 2 ILR के लिए जा रहा हूँ। Tier 2 से ILR पे जा रहे हैं, राइट जी। एक तो मेरी पिक्चर्स मुझे जरूरत है, उसकी बायोमेट्रिक्स में हो जाएगी पिक्चर, ये मुझे अलग से लेके जानी है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना चाहिए? मैं एप्लीकेशन सबमिट कर दी है मैंने, और मेरा 18 को है अपॉइंटमेंट। और दूसरा, आजकल ILR के लिए नॉर्मल एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है, प्लीज ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक। पहली तो शायद फिर कंट्रोल से कहता हूँ प्लीज़ ये आवाज़ चेक करें, बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, सवाल जो मैं अंडरस्टैंड किया स्पीकर से शायद अंदर से आई है, लेकिन आपने मुझे ये कहा है कि अब ठीक है, आपने मुझे ये कहा है कि आपने Tier 2 पे 5 साल पूरे कर लिए और अब आप इंडेफिनिट पे जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गई सबमिट, अब आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे? अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद क्या होता है कि आपके पास 2 स्टेप्स हैं। पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, फिर उसके बाद अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके बायोमेट्रिक देने होते हैं जो अपन बुक हुई आपकी। अब उसमें देखें लिस्ट तो लंबी है, लेकिन ये लाजमी तौर पे कि आपका सबसे पहला प्रूफ कि आपने 5 साल जहाँ काम किया, आपके P60 जाएंगे, साथ फिर आपके एम्प्लॉयर का लेटर जाएगा कि आप उनके साथ काम करते हो और फर्दर उनकी आपको सर्विस रिक्वायर्ड हैं। नंबर 3 ये है कि आपको पिक्चर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके वहाँ पे पिक्चर बनाएंगे। फिर आपके पासपोर्ट जाएंगे, तमाम अपने टैक्स पे करते हुए जाएगा, जो बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रूफ साथ जाएगा। लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया प्रूफ होगा आपका, IELTS का एग्ज़ाम चाहिए आपको। तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने मेंशन कर दी। बट जो आपका सवाल था क्या पिक्चर लेंगे, वो नहीं, पिक्चर का सिस्टम वहाँ पे जाके वो बायोमेट्रिक भी लेंगे, पिक्चर भी लेंगे। अब थर्ड सवाल ये था सेकंड कि कितनी देर लगेगी Tier 2 पे? पहले तो हम कहते थे कि 3 माह लगेंगे, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड-19 या कोरोना चल रहा है तो इस पर सॉरी टाइमिंग का कोई मैं कमेंट्स नहीं करता। आजकल प्रायोरिटी सेम डे ख़त्म हो गई है, वो प्रायोरिटी है 28 डेज़ वाली, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि क्या आपको अवेलेबल डेट मिली है, आपने वो फ़ीस पे की है या नहीं की। लेकिन नॉर्मल हालात में ऑफ कोर्स होम ऑफिस की जो गाइडेंस है वो ये कहते हैं कि वो जो भी अंडर पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनमें इंडेफिनिट की हो या Tier 1, 2 या 4 और 5 हो, तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको नॉर्मली 6 मंथ टाइम के अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में आपका इंडेफिनिट है, शायद 3 से 4 माह जो एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन वो 3 से 4 माह में डिसाइड हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम आसफा है। जी मैडम फरमाइए। मेरे पास इस वक्त स्टेटस जो है इंडेफिनिट स्टे है। मैं रेगुलरली काम कर रही हूँ, मैं वेजेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ। राइट। फुल टाइम काम कर रही हूँ एक केयर होम में। राइट। तो इस वक्त मेरे घर वालों ने एक रिश्ता देखा है पीछे पाकिस्तान में। राइट। तो
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो सारी बात तो फाइनल हो गई है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उससे पाउस वीजे पे बुलाती हूँ तो भी रिक्वायरमेंट तो सेम ही है जो कि एज अ फियांसी वीजे पे है। तो पाउस वीजे के लिए अगर मैं उसे मंगवाती हूँ तो मुझे शादी के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स ये वो दिस एंड दैट। लेकिन अगर इन सिचुएशन में मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो फ्लाइट्स का क्या होगा? मैं वहां जाके 14 डेज के लिए कैरोटीन होना पड़ेगा, यहाँ आऊंगी वापस 14 डेज के लिए कैरोटीन होना पड़ूंगी। तो मैं करंटली एक केयर होम में काम कर रही हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, वो शायद मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, मेरी जॉब चली जाए, फिर मुझे आपका सवाल क्या है मैडम? आपका पे स्लिप बनाने के लिए पता नहीं कितना अर्सा अब आपका सवाल क्या है? तो मकसद ये है कि अगर मैं ऑनलाइन निकाह कर लेती हूँ या जूम पे निकाह कर लेती हूँ, वो होम ऑफिस को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? ठीक। आसफा, सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हो एज ए केयरिंग में या नर्सिंग में। इनको हम तमाम जो हमारी जो कम्युनिटी है तुम्हारे हम सब लोग आपको सलूट भी कर रहे हैं। अब आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली बात, अगर मुझे बिल्कुल मैथमेटिकल आंसर चाहिए तो वो ये है कि जो फ़ोनी की निकाह है, जूम पे निकाह है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक। अब सेकंड सवाल आता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कि जो आपने पहले बताया कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ जाके शादी करें, उनको वीज़ा अप्लाई करें, साथ लेके आ जाएं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड महल ऑप्शन होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपके हालात ऐसे हैं कि आप जहाँ जॉब कर रही हो, जाओगी जॉब डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो आपकी जॉब है वो इस वक्त बड़ी क्रूशियल है और एम्प्लॉयर आपको लूज़ नहीं करना चाह रहा है कि वो ऑफ़र नहीं देगा, अगर आप जाओगी तो फिर जॉब लूज़ हो जाएगी। तो ये इफ़ एंड बट सारे जो चल रहे हैं, तो इसमें आपके पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल है कि आप उनका फैंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नुकसान सिर्फ दो चीज़ों का होगा। एक नुकसान ये होगा कि आपको फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। फैंसी वीज़ा 6 माह का होगा, वो यहाँ पे आएंगे, फिर दोबारा सारी फ़ीसें लगा के आपको स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पैसे बच जाएंगे, जो आपने ट्रैवल करना वो सेम कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और सवाल ये है कि अभी क्योंकि जैसे आपने बोला कि काफ़ी सारी जो एम्बेसीज़ हैं और जो वीज़ेज़ हैं वो काफ़ी हद तक स्टॉप्ड हैं। अभी भी ये भी बड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में भी जो एम्बेसी खुली हैं और वो उन केसेस को डील कर रहे हैं जो पेंडिंग केस थे या पहले कैंसिल हुए थे। अब उन दोनों सूरतों में आपका केस नहीं आता। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर आपकी फैमिली को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या आप उनको एक्सप्लेन करें कि हालात ऐसे जा रहे हैं और हमें अगर ये एक्सेप्ट हमने स्टेप लेना भी है तो वी शुड टेक स्टेप इन नॉट दिस ईयर, मतलब मंथ, अगर 2 महीने बाद आप लें तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बट ऑफ कोर्स आप फैंसी वीज़े पे अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें पूरी हो रही हैं तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे आके वो विद इन अ कंट्री यहाँ से फैंसी वीज़े से एज ए डिपेंडेंट वीज़ा स्विच कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैं नवदीप बात कर रही हूँ। हाय नवदीप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी डॉटर इंडिया की बॉर्न है और यहाँ पे आए हुए उसको 10 साल हो गए हैं। राइट। तो हमें लास्ट ईयर मिला था लीव टू रिमेन 7 ईयर के बेसिस पे। राइट। तो मैंने ये पता करना था कि जैसे अभी हमारे 2.5 साल के वीजा एक्सटेंड होंगे एवरी 2.5 ईयर जी। तो मुझे ये पूछना था कि जो मेरी बड़ी डॉटर है जो कि अभी उसको 10 साल हो गए हैं, शी इज 13, तो उसका मतलब हम सिटीजन कब अप्लाई कर सकते हैं? और वो पैदा कहाँ पे हुई थी मैडम? वो कहाँ पे पैदा हुई थी? इंडिया में? इंडिया में बॉर्न हुई थी, हाँ जी। और यहाँ पे 7 ईयर के राइट पे हमने एप्लीकेशन करी थी जिससे हमें वीजा मिला था। और कोई सवाल आपका है? आपका और भी सवाल है? बस सॉरी। ओके मैडम, जो आपकी बड़ी डॉटर है जब वो यूके में आई थी और जो उन्होंने टाइम गुजारा है वो लीगल नहीं थी। अब उन्होंने आपने 7 साल पूरे करते हुए आपको अंडर द चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी आपको वीज़ा मिल गया और आप तमाम लोगों को 10 साल पूरे करने पड़ेंगे यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करने के लिए। लेकिन उनकी बड़ी जो डॉटर थी वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, इसलिए वो यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं करती जब तक वो 10 साल लीगल यहाँ पे ना गुजार दे। लेकिन अगर कोई और आपका बच्चा है जो यहाँ पैदा हुआ है 5 साल से 6 साल उसको हो गए हैं, लेकिन वो जब 10 साल पूरे कर लेगा टोटल, जो 5-6 साल से उसने वीज़ा नहीं भी था और वीज़ा आ गया तो मिला के, तो कोई अगर बच्चा यूके में पैदा हो
और वो 10 साल का हो जाए और उसमें उसका कुछ टाइम लीगल था या कुछ इलीगल था या कुछ वीज़े के साथ था और कुछ वीज़े के बगैर हो, तो तभी वो क्वालिफाइड करता है कि वो यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करे। लेकिन अगर बच्चा यूके में पैदा ना हो और वो फॉरेन में पैदा हो, अब्रॉड में जो इंडिया हो या पाकिस्तान में हो, तो जब वो यहाँ पे आ जाए, जब यहाँ पे वो लीगल होगा, फ्रॉम द लीगल डे से लेके स्टेटस से लेके उसको फर्दर 10 ईयर्स पूरे करने पड़ेंगे और जो उसने इलीगल टाइम गुजारा होगा वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इसलिए अब आप जब 10 साल पूरे होंगे तो आपकी जो डॉटर है वो क्वालिफाइड करेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, फरमाइए जी। हेलो हेलो, आप लाइव हैं मेरे भाई, सवाल क्या आपका? ओके ओके, हाँ जी सर, मेरा दो क्वेश्चन है मेरे। प्लीज प्लीज। पहला मेरा क्वेश्चन है कि वो मेरे मम एंड डैड एज ए एडल्ट डिपेंडेंट आए थे 2014 में, उनको इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिला था, राइट। तो उनके पासपोर्ट पर ही जो स्टिकर लगा होता ना, तो वो स्टिकर अभी तक है, तो उसको कहीं चेंज करने की जरूरत है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उनका नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना था, तो उनको अभी अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो उनको 666 डेज हो गए कंट्री से बाहर, तो वो मेरे को पता करना था कि वो अप्लाई कर सकते हैं अभी या थोड़ा और रुकना पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ कि उनको 2 साल हो गए यहाँ पे वो नहीं है? नहीं, 2014 में यहाँ पे रह रहे हैं ना, 2014 से। और पूरे ये जो आपने बोला कि वो एब्सेंट है 668 डेज, वो क्या बोलते हैं आप? हाँ, सिंस 2015 से लेके अभी तक। ठीक ठीक ठीक। अब 2 सवाल हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो उनको वीज़ा मिला था, पासपोर्ट पे मिला था और लीव टू एंटर मिला था, वो क्वालिफाइड करते थे कि 5 साल यहाँ पूरे करते हुए आप उनका इंडेफिनिट अप्लाई कर देते और इंडेफिनिट के 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर देते। अब सेकंड सवाल आपका आता है कि वो कब क्वालिफाइड करते हैं। लॉ ये कहता है कि आप 5 साल पूरे करते हुए सेटलमेंट पे जा सकते हैं एज़ फार एज़ कि आपका किसी भी साल में 95 डे से ज़्यादा अपने कंट्री से बाहर ना गुजारे हों। अब वो 14 से यहाँ पे रह रहे हैं, 8 साल हो गए हैं उनको, और 7 साल, अगर आप कहते हो कि 7 साल में उन्होंने जो भी टाइम आप कहते हो, लेकिन आपने चेक ये करना है कि वो लास्ट 5 ईयर्स में क्या उन्होंने 90 डेज से ज़्यादा 1 साल में आउट ऑफ कंट्री गुजारे हैं। अगर तो गुजारे हैं, कुछ वेरी कोई अनरीजनेबल रीज़न ना हो, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, तो शायद एक्सेप्ट हो जाए, वरना फिर ये है कि जब भी स्टार्ट करोगे, जो 5 साल आखिरी काउंट होंगे सेटलमेंट अप्लाई करने से पहले कि उन्होंने इतना से ज़्यादा टाइम बाहर ना गुजारा हो। अब अगर वो क्वालिफाइड करते हैं तो आप उनकी एप्लीकेशन डाल दें। अब सेकंड सवाल कि क्या उनका जो कार्ड पे लगाएं वीज़ा करना लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। आपके पास इंडेफिनिट मिला हुआ है, अगर आपने कार्ड पे चाहते हो तो लगवा लें, अगर नहीं करते तो आइडियली तो ये है कि जब वो नेशनलिटी के लिए या इंडेफिनिटली अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक जो नया वीज़ा लग के आएगा वो उनके कार्ड के ही लग के आएगा, तो इसलिए आपको उस पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट डिसीजन आपका, क्या आपने चाहते हो कि नहीं भी पासपोर्ट का कार्ड भी हो तो आप अप्लाई कर लें, इज़ नॉट इशू। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। तो मेरा सवाल ये था कि मैंने अभी फ़िलहाल 6 महीने हो गए, मैंने अपनी बीवी को टूरिस्ट वीज़ा पे लेके आया है, राइट। तो उसके बाद अब उसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जाए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जो यूके सिटीजन हैं, जो अब्रॉड पैदा हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि वो लुक आफ्टर करें। तो अब मुझे कौन सी वीज़ा पे अप्लाई करनी पड़ेगी? ठीक, सबसे पहली बात तो थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो गई कि आप उसका वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब लॉ ये कहता है कि आप ये समझते हो कि वो विजिटर यहाँ पे आई थी, 2 आपके बच्चे हैं, दोनों ब्रिटिश नेशनल हैं, अब वो जब वापस जाएगी तो बच्चों की जो वेल बीइंग है या उनकी आप ब्रिंगिंग है वो अच्छी नहीं हो सकती, या उनके बगैर बच्चों का या आपका सर्वाइव करना मुश्किल है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगेन लॉ के मुताबिक तो उनको इंटीग्रेस लेके आना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे हालात चेंज हो गए, आप उसकी रीज़न देंगे, डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएंगे और पिक्चर लगाएंगे, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होगी। तो मेरे ख्याल में क्योंकि गवर्नमेंट या होम ऑफिस या जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स होते हैं या केस वर्कर है, वो हमेशा बच्चों की जो है उसकी उनके इंटरेस्ट के लिए
वो समझते हैं कि यार ये हालात हैं तो दो के दे अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं भी क्वालिफाइड करते तो देयर इज़ अ चांस कि आपके केस को कंसिडर किया जाए। बट मेरी आपकी एडवाइस होगी कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके चीज़ें आप किसी वकील को मिलें ताकि वो देखते हुए फिर आपको एडवाइस कर सके। बट अगर दूसरी तरीका ये है कि अगर आपके फाइनेंस आपके पास पूरे हैं, चीज़ें पूरी हैं, तो अगर वो इंटीक्युलर से अप्लाई करती तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट दोनों सूरतों में अच्छा होगा कि आप फिज़िकली जाके डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आपको कोई बेस्ट एडवाइस की जा सके। आप जहाँ रहते हैं लोकल वकील के पास चले जाएं, अगर हमसे मिलना चाहें तो मोर देन वेलकम। आप लॉ सोसाइटी से या जो भी टूल्स हैं सर्च करने के, रियाज गुलनाम है, तो हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं जी, नो प्रॉब्लम। आगे कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, आवाज़ आई अभी? आवाज़ कंट्रोल बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो जी, हाँ जी, मैं ये पूछना था सर कि मेरा जो कार्ड था वो 2.5 साल वाले पे था, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिक फंड अलाउ करके नया कार्ड भेज दिया है। तो पुराने कार्ड के लिए उन्होंने कोई लेटर या कोई भेजा नहीं है, उसका मैं क्या करूँ? या कोई एड्रेस है जिस पे काट के भेजना है या किस तरह भेजना है? कंट्रोल चेक करना प्लीज, आवाज़ बिल्कुल नहीं समझ आई इस लास्ट क्वेश्चन की। हेलो मेरे भाई शायद आपकी आवाज़ नहीं समझ आ सकी, मैं देखता हूँ कि शायद कंट्रोल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेलो जी, हेलो 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 जी, आई आवाज़? बिल्कुल आवाज़ नहीं समझ आ रही जी। हेलो हेलो जी, वो मुझे ये पूछना था प्लीज कि जो मेरा जो कार्ड था 2.5 साल के, उस पे हाँ जी, वो उन लोगों ने रिटर्न भेज दिया है पब्लिक फंड अलाउ करके। तो पुराने कार्ड का क्या करना है? उसे काट कर भेजना है वो एड्रेस पे, या कोई लेटर वगैरह नहीं आया कि मैं किस तरह भेजूँ? अच्छा ठीक है, थैंक यू। जो मैं लास्ट सॉरी आपकी बिल्कुल लास्ट बिट ऑफ क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया है, लेकिन बात समझ आ गई कि जो लोग के पास वीज़े हैं उनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं थे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी पहले भी थी लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी कि आप अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें, हम आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ करते हैं। तो आपको नया कार्ड आ रहा है, और नया कार्ड आ रहा है लेकिन उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो सेम आ रही है जो पहले आपके लास्ट लीव के ऊपर थी। तो आपको उससे आपके पास राइट है उस कार्ड को कट कर दें, क्योंकि पहले ये होता था सिर्फ इंडेफिनिटली या नेशनलिटी के बाद होता है कि आपके जब पास नेशनलिटी मिल जाए तो वो कहते हैं कि जो आपके पास सेटलमेंट कार्ड था वो हमें वापस भेज दें ताकि हम उसको श्रेड कर सकें। लेकिन जो आपने कार्ड पहले भेजा था, नॉर्मली आपको कार्ड भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भी अगर आप उसको कट भी कर देते तो इस पर कोई कंडीशन या पॉलिसी नहीं है कि आपने हम उसको वापस भेजना है। आप उसको श्रेड कर दें तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, इमिग्रेशन लॉ जी, आप लाइव हैं, प्लीज सवाल पूछें क्या जी आपका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रियाज साहब आपसे पूछना है, मेरी वाइफ आई थी 2010 में राइट कंट्री में, तो अब 2020 है तो उनको लॉन्ग रेजिडेंसी बेस पे 10 ईयर बेस पे उनका इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक ठीक, और क्वेश्चन मेरा ये है कि 2012 में वो 107 डेज के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान में रहे थे। ठीक, तो उससे उनके इंडेफिनिट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? और वो 10 साल से हमेशा यहाँ पे लीगल हैं? हाँ, वो लीगल आ रहे हैं, कंटिन्यू लीगल आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है, अगर आप 10 साल से लीगल थे और जो आपने वो 90 डेज से ज़्यादा 1 साल में वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, उसकी जो रीज़न्स है वो बता दें कि ये रीज़न थी, अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ स्टे करना पड़ा और अब हमने 10 साल पूरे कर लिए हैं और बाकी तमाम जो साल थे उसमें हमेशा हम लिमिटेड एब्सेंस है हमारी यहाँ पे, तो होम ऑफिस बात को कंसिडर कर लेगा। क्योंकि लॉ ही कहता है कि आपने 10 साल यहाँ पूरे कर लिए हो तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन करें, एज़ फार एज़ आपको कोई इंतहाई सब्सटेंशियल कोई और डिफरेंस ना हो। आपके 1 साल के शायद 100 समडे आ रहे हैं, उसकी जो रीज़न्स हैं वो साल लगा दें और उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ उन्हें अटैच कर दें, तो मेरे ख्याल में आपकी जो एप्लीकेशन वो पॉजिटिव कंसिडर हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो सर, मेरा नाम सुशील है। हाय सुशील। एक सवाल था सर, मैं ILR पे हूँ। राइट। मैं इंडेफिनिट लीव रिमेन पे हूँ।
2018 से। मेरा लड़का जो जब मैं टीयर 2 पे था तो टीयर 2 डिपेंडेंट पे आया था 2014 दिसंबर में। तो लेकिन वो बॉर्न इंडिया का है, तो बीच में कोई रीजंस की वजह से मुझे इंडेफिनिटली 10 ईयर रूट से लेना पड़ा। तो फिर उनको फिर से ये शुरू करना पड़ा, लाइक 2.5 इयर्स का फर्दर लीव टू रिमेन। तो उसके अभी ये कंट्री में 5 साल हो चुके हैं दिसंबर में पिछले। तो या उसको कोई नेचुरलाइजेशन के लिए कोई सिंपल रास्ता है या उसको इंडेफिनिट लीव लेने के बाद ही मिलेगा? प्लीज। सुशील, वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने पहले आपको बता दिया कि रीज़न ये थी कि जब आपको 10 साल की बेस पे मेन एप्लीकेंट अगर इंडेफिनिट अप्लाई कर ले तो जो उसके डिपेंडेंट ने टाइम गुजारा होता है एज अ डिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट बेस सिस्टम, वो सेटलमेंट रूट पे कंसिडर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2014 में आया था, आपने 18 में इंडेफिनिट ले लिया 10 साल की बेस के ऊपर या लॉन्ग रेजिडेंसी पे, तो आपके बच्चों को दोबारा उन्हें 5 साल की कैटेगरी में डाल दिया। अब 18 से लेके आपके बच्चे को 5 साल पूरे करने होंगे और उसके बाद वो क्वालिफाइड करेगा, या दोनों सूरतों में कि वो 14 में आया था और उसके अपने लीगल 10 साल यहाँ पे हो जाएं, या आपका इंडेफिनिट मिलने के बाद उसको 5 साल पूरे करते हुए 5 साल पहले पूरे हो जाएं। दोनों में से जौन सी शर्त पहले पूरी हो जाएगी वहाँ पे वो क्वालिफाइड करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे मैंने आज स्टार्ट में बात की कि हम टीयर 4 स्टूडेंट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, फिर डायरेक्शन आ गई, अनाउंसमेंट हो गया। अब ये तय हुआ है फाइनली कि जो लोग इस सितंबर अक्टूबर के इनटेक्स में एडमिशन लेंगे ग्रेजुएट के लिए या मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, और वो अपना ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का या मास्टर का 2 साल का या 1 साल की जो भी कोर्स उसका होगा या पीएचडी का मुकम्मल करते हुए उनके पास राइट्स है कि वो यहाँ पे पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकें। और पीएसडब्ल्यू का मतलब जो होगा वो आपको 24 मंथ का वीज़ा होगा और उसके अंदर आपको उस टाइम के में आपके पास राइट्स है कि आप जॉब कर सकें, बिज़नेस कर सकें और फिर उसी दौरान अपने आप को सेटलमेंट रूट पे लेके जा सकें। सेटलमेंट रूट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर वर्क परमिट देता है तो आप वहाँ स्विच कर जाएं, या फिर बिज़नेस करते हो तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी उसके ऊपर आपको एक वो टाइम मिल जाएगा कि ताकि डिग्री फिनिश होने ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप पैनिक ना हो जाएं कि आपके पास 1.5 महीना है, 2 महीने हैं, तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जो कोविड-19 के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अभी कैश शुरू करने शुरू कर दिए हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते होंगे, जिस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है कि अभी अप्लाई किया जाए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स इसकी तमाम गाइडेंस, इसके डॉक्यूमेंटेशंस और फिर उसकी क्या प्रोसीजर्स है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर वाज़ेह है। आपकी साथ मेरा जहाँ तक मुझे इजाज़त, नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।